नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों का आज पेपर था जेट 2021 और उस पेपर की जो अंतिम प्रतीक्षा थी वो आज ख़त्म हो गई है, क्योंकि एग्ज़ाम हो चुका है और अब उसकी आंसर की आना बाकी, आंसर की आएंगे और रिजल्ट आएगा आगे। जिन लोगों का पेपर अच्छा गया उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनका पेपर ख़राब हुआ है वो आशा रखें और आगे कोशिश करते रहें। जीवन बहुत लंबा है, आगे कोशिश करें, आगे ज़रूर सफल होंगे। तो चलिए, आज हम इस क्लास में जेट में एग्रीकल्चर आए थे, उस एग्रीकल्चर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के आंसर की के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, हम शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से ही, डायरेक्ट चलना चालू करते हैं अपन। पहला प्रश्न देखो, पहला जो प्रश्न था अपना, पहला प्रश्न था वहाँ पे, चावल में खैरा रोग की खोज किसने की? चावल में खैरा रोग की खोज किसने की? तो उसका डायरेक्ट आंसर था डॉक्टर बाई एल नेने। कौन था? डायरेक्ट बाई एल नेने। आगे हम बात करें, दूसरा प्रश्न था, गेहूं में FIRB की बीज दर क्या है? गेहूं में FIRB की बीज दर क्या है? तो यहाँ अपना राइट आंसर था 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। FIRB गेहूं में बुवाई की नई विधि है जिसमें बीज दर लगभग 30% कम ली जाती है। तो 30% कम का अर्थ हुआ 30 से 40% कम का, कि वहाँ 60 किलोग्राम हम बीज दर लेते हैं। आगे हम बात करें, अगला प्रश्न था, बाजरा का परीक्षण भार होता है। तो बाजरे का जो परीक्षण भार है वो 5 से 7 ग्राम होता है। तो वहाँ 5 ग्राम सही था। कितना होता है? 5 से 7 ग्राम। तो यहाँ 5 ग्राम सही था। आगे हम बात करें, अरहर की कम अवधि किस्म कौन सी है? तो जो सभी किस्में दे रखी थी वो अरहर की कम अवधि किस्में थी, तो वहाँ जो ऑप्शन था वो था उपयुक्त सभी। आगे हम बात करें, पांचवा प्रश्न, समान वर्षा को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है। तो जो रेखा समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाती हैं उनको हम आइसोहाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोहाइट कहते हैं। आगे प्रश्न था, मैक्सिकन गेहूं की कोलेप्टाइल लंबाई क्या है? तो मैक्सिकन जो गेहूं होता है या बोना गेहूं, उसके जो कोलेप्टाइल होता है उसकी लंबाई होती है 7 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 7 सेंटीमीटर होती है। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला और 7वां प्रश्न है इक्रिसेट। अगला प्रश्न है इक्रिसेट क्या है? ये तो इक्रिसेट क्या है? इक्रिसेट एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की एक संस्था है। आगे हम बात करें, लेथाइरस में BOAA की सुरक्षित सीमा क्या है? अब लेथाइरस होता है एक बीमारी, और इसमें जो BOAA है, BOAA एक पॉइज़न है यानी जहर है। इसकी जो सुरक्षित सीमा होती है वो 0.5% से कम होती है। कितनी? 0.5% से कम। अगला प्रश्न था, भारत में सबसे अधिक मोठ का उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत में सबसे अधिक मोठ का उत्पादन करने वाला राज्य, तो वो था राजस्थान। यानी सर्वाधिक मोठ का उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। अगला प्रश्न था, आधुनिक जैविक खेत कृषि के जनक कौन है? तो आधुनिक जैविक कृषि के जनक हैं अल्बर्ट हावर्ड। वो हैं कौन है? अल्बर्ट हावर्ड। आगे हम बात करें, IFOAM की स्थापना कब की गई? IFOAM की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1972 ईस्वी में। कब की गई? वर्ष 1972 ईस्वी में। आगे हम बात करें, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? गाजियाबाद में स्थित है। आगे हम बात करें, कौन सी फसल या पौधे तीनों प्रकार की सुषुप्तावस्था दिखाई देती है? कौन सी फसल या पौधे में तीनों प्रकार की सुषुप्तावस्था दिखाई देती है? तो वो था जंगली जई। किसमें दिखाई देती है? जंगली जई पादप में तीनों ही प्रकार की सुषुप्तावस्थाएं पाई जाती हैं। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की ओर, तो अपना जो अगला प्रश्न था, अगला प्रश्न और 14वां प्रश्न की अगर अपन बात करें, तो अगला और जो 14वां प्रश्न है अपना, वो है अवांछनीय परेशानी व मुश्किल से नियंत्रित किए जाने वाले खरपतवार को कहते हैं। खरपतवार को कहते हैं। तो उस खरपतवार को हम नाम देते हैं पूर्ण खरपतवार। क्या कहा जाता है उसको? पूर्ण खरपतवार कहा जाता है। ऐसे खरपतवार जो अवांछनीय होते हैं, परेशान करते हैं, वह मुश्किल से नियंत्रित किए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पूर्ण खरपतवार। इंग्लिश में इसको कहा जाता है एब्सोल्यूट वीड। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट वीड। वहाँ से आपको समझ में आ जाता है। आगे हम बात करें,
वर्तमान समय में आइसोप्रोटीरन की जगह कौन सी खरपतवारनाशी प्रयोग करते हैं। यानी जो आइसोप्रोटीरन है वो बंद हो चुकी है, तो उसने पूछा है कि इसकी जगह कौन सी खरपतवारनाशी दवा का प्रयोग किया जाता है। तो इसकी जगह हम मेटासल्फ्यूरोन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मेटासल्फ्यूरोन का प्रयोग करते हैं। आगे हम बात करें सजावटी साइट्रस प्रजाति कौन सी है। तो सजावटी साइट्रस यानी सिट्रस कुल की प्रजाति कौन सी है? तो वो है मैंड्रेन। साइट्रस का अर्थ हुआ नींबू वर्गीय प्रजाति, तो कौन सी है? वो मैंड्रेन है। आगे पूछा है उसने मैंड्रेन का वानस्पतिक नाम क्या है। तो मैंड्रेन का वानस्पतिक नाम होता है साइट्रस रेटिकुलेटा। क्या होता है? साइट्रस रेटिकुलेटा। आगे उसने प्रश्न पूछा था निम्न में से कौन से फल में एक लिंगाश्रय पाया जाता है। कौन से फल से एक लिंगाश्रय अवस्था पाई जाती है? तो एक लिंगाश्रय की बात करें तो ये है पपीता। डायोसियस अवस्था किसमें पाई जाती है? पपीता में पाई जाती है। आगे हम बात करें आम की बीज रहित किस्म है। तो आम की बीज रहित किस्म है सिंधु। कौन सी किस्म है? सिंधु है। आगे हम बात करें भारत में सर्वाधिक उत्पादन वाली केले की किस्म है। तो भारत में सर्वाधिक उत्पादन वाली जो केले की किस्म है वो है पूवन, ड्वार्फ कैवेंडिश। यानी एक पूवन नहीं है, ड्वार्फ कैवेंडिश है। पूवन पहले लिख गया था, कौन सी है? ड्वार्फ कैवेंडिश है सर्वाधिक उत्पादन वाली। पूवन गलत लिख गया है, ड्वार्फ कैवेंडिश है। आगे हम बात करें आम की अंबिका किस्म इन दो प्रजातियों का संकरण है। तो आम की जो अंबिका किस्म है वो आम्रपाली और जनार्दन का संकरण है। कौन कौन सी किस्मों का? आम्रपाली और जनार्दन किस्मों का संकरण है। आगे हम बात करें तो अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक उत्पादन वाली हो गया। आगे है अमरूद का वानस्पतिक नाम है। तो अमरूद का वानस्पतिक नाम क्या होता है? सीडियम ग्वाजावा। क्या होता है? सीडियम ग्वाजावा। आगे हम बात करें वर्षा उपहार किसकी किस्म है। तो ये भिंडी की किस्म है। वर्षा उपहार किसकी किस्म है? भिंडी की किस्म है। आगे हम बात करें मूली की बीज दर क्या है। तो मूली की बीज दर होती है 5 से 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी? 5 से 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आगे हम बात करें अंगूर की प्रवर्धन हेतु उपयुक्त विधि। तो कौन सी विधि है? कलम विधि। अंगूर का प्रवर्धन कलम विधि के द्वारा किया जाता है। आगे हम बात करें फूल गोभी में ब्राउनिंग किसके कारण होती है। तो वो होती है बोरॉन की कमी के कारण। किसके कारण? ब्राउनिंग का अर्थ है भूरापन, वो बोरॉन की कमी के कारण होता है। आगे हम बात करें कंद या बल्ब विकास के लिए इष्टतम तापमान है। तो वो है 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे हम बात करें केले का खाद्य हिस्सा है, यानी केले का कौन सा भाग खाया जाता है। तो वो है एंडोकार्प। कौन सा भाग खाते हैं अपन? एंडोकार्प खाते हैं। तो 28 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए। हम आगे बात करें अगले प्रश्न की ओर। तो अगले जो प्रश्न है वो है, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, अगला प्रश्न है अनार की रोपण दूरी क्या है। तो अनार की जो रोपण दूरी है वो होती है 6 × 6 मीटर। कितनी होती है? 6 × 6 मीटर होती है। आगे हम बात करें ओलियो रेजिन किससे प्राप्त होता है। तो ओलियो रेजिन मिर्च से प्राप्त होता है। जो मिर्च होती है, मिर्च में एक तीखा पदार्थ होता है, उस तीखे पदार्थ को अपन ओलियो रेजिन कहते हैं। आगे हम बात करें किस जानवर के दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो भेड़ के दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। आगे अपन बात करें निम्न में से कौन सा राज्य भारत में अंडे के उत्पादन में सर्वोच्च स्थान पर है। तो वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग हो चुके हैं, लेकिन अभी जो आंकड़े चल रहे हैं वो आंध्र प्रदेश के ही हैं। आगे हम बात करें राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र यानी ऊँट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। आगे हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह मत्स्य पालन में सर्वोच्च स्थान पर है। तो वो है विशाखापट्टनम बंदरगाह। कौन सा? विशाखापट्टनम। और सर्वाधिक राज्य की बात करें तो पश्चिमी बंगाल में होता है, लेकिन पश्चिमी बंगाल का कोई भी बंदरगाह नहीं दे रखा है, इसलिए दूसरे स्थान पर विशाखापट्टनम आता है और दो विशाखापट्टनम उसमें दे रखा है। आगे प्रश्न पूछा है धान में पाल की पाचकता को बाधित करने में निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है। तो वो है हेमीसेल्यूलोज। क्या है? हेमीसेल्यूलोज। आगे हम बात करें रूमेन में अमोनिया और कुल VFA का संकेंद्रण किसके लिए सर्वाधिक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटेबल था, इस क्वेश्चन का आंसर अपने नहीं देख पाया ना मिला है। हाँ, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं अपन। आगे हम बात करें तो अगले प्रश्न आते हैं अपने, जो अगले प्रश्न है वो है, अगला प्रश्न गाय व घोड़ों में विटामिन A की कमी का सबसे प्रारंभिक लक्षण है। तो वह है रतौंधी। अब इसमें रतौंधी और जीरोफ्थैलेमिया दोनों दे रखे हैं, तो यहाँ एक डाउट और क्रिएट हो सकता है कि दोनों में से वो बोर्ड किसी एक को मानेगा। वैसे दोनों ही लक्षण होते हैं, लेकिन हमने रतौंधी को प्रायोरिटी दी है यहाँ पे। आगे हम बात करें सामान्य दूध वसा के रखरखाव के लिए कुल राशन में % का महत्वपूर्ण है। तो ये भी प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस से ये मिला नहीं है अपन को। आगे हम बात करें यदि अनुपूरक आहार की CP सामग्री से, ये भी क्वेश्चन
नहीं मिला है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिकली दिए हैं, दोनों क्वेश्चन प्रैक्टिकली क्वेश्चन है ये दोनों। आगे हम बात करें NDRI स्थित है, तो NDRI करनाल हरियाणा में स्थित है। NDRI कहाँ स्थित है? करनाल हरियाणा में स्थित है। तो ये थे अपने 40 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के जो अपने कहाँ के जो जेट का एग्ज़ाम था, जेट के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। इसमें 2-3 प्रश्न ऐसे थे जो प्रैक्टिकली थ्योरी से दिए थे, यानी जो जिसने प्रैक्टिकली थ्योरी की होगी जानकारी केवल वही कर सकता है, कोचिंग वाला कोई भी विद्यार्थी इन प्रश्नों को नहीं कर सकता। प्रैक्टिकली थ्योरी तो कोई दिक्कत नहीं है, हर एग्जाम में ऐसे 2 या 3 प्रश्न आते हैं, तो आप पढ़ते रहिए और आगे जैसे भी कोई नॉलेज होगी, आंसर की प्राप्त होगी, क्वेश्चनों की कोई भी समस्या आएगी उसको हम आगे सॉल्व करेंगे और आपको समय समय पर जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आप इसके लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो घंटा दबा दें, जिससे आगे आने वाले जो नोटिफिकेशन होंगे वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। थैंक यू।